नाउ आई विल स्टार्ट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मैं बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर चुका हूँ। क्लासिकल जियोलॉजी में एक वीडियो डेली सुबह अपलोड करता हूँ और शाम में मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, उसका पार्ट मैं कवर करूँगा। तो बायोकेमिस्ट्री में जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, उस पार्ट को मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा कि न्यूक्लिक एसिड से कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि आता है बहुत सारा क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड से भी। तो ये चीज़ें मैं मेंशन करूँगा, कौन कौन सा पॉइंट बोलूँगा उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। जहाँ तक क्वेश्चन आता है वही चीज़ को पढ़ना ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर आऊँ तो न्यूक्लिक एसिड इज़ द फर्स्ट वन, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। तो वहाँ पर बेसिस एंड राइबोस शुगर रहता है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि द बैकबोन होता है। बैकबोन किससे बनता है? राइबोस शुगर फॉस्फेट से बनता है, और राइबोस के साथ आपका बेस भी जुड़ा रहता है। तो बेस कितना तरह का होता है? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स होता है। क्या क्या होता है ये आपको मैं वन बाय वन बताता हूँ। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन में जो बेसिस रहता है स्पेसिफिकली वो हो गया थायमिन, साइटोसिन फाउंड द डीएनए, व्हेयरएज द यूरासिल इज फाउंड द आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमिन। तो जो आरएनए होता है वहाँ पर थायमिन रहता है, और आरएनए थायमिन के जगह वहाँ पर यूरासिल हो जाता है। और अगर आपको डिफरेंस जानना है तो मैं यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम के थ्रू दिया हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यूरासिल में और थायमिन में क्या डिफरेंस है। और प्यूरिन का बात करूँ तो प्यूरिन पिरिमिडिन में क्या होता है? प्यूरिन रिंग रहता है, मतलब एडेनिन गुआनिन में देखिएगा 2 रिंग होता है, पिरिमिडिन में 1 रिंग होता है। मैं दिखाता हूँ, ये स्ट्रक्चर्स है सबका। तो आप यहाँ से अगर आइएगा सिंपली तो साइटोसिन देखिए, पिरिमिडिन देखिए, यूरासिल एंड थायमिन। तो थायमिन का देखिए यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप नहीं है। ओनली द डिफरेंस है CH3 ग्रुप। एंड CH3 ग्रुप आपको पता होगा बल्कि ग्रुप होता है, ऐसे करके H रहता है। तो बल्कि ग्रुप रहता है जो अटैच होता है आपका C5 में अटैच। तो इसलिए C5 थायमिन बोलते हैं हम लोग उसको। स्पेसिफिकली डीएनए में रहता है, आरएनए में नहीं रहता है। आरएनए में वो CH3 ग्रुप नहीं रहता, तो उसको यूरासिल बोलते हैं हम लोग। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि साइटोसिन एंड पिरिमिडिन इसको कहते हैं। पिरिमिडिन रिंग रहता है, प्यूरिन रिंग देख सकते हैं, ये वाला प्यूरिन रिंग है तो पिरिमिडिन रिंग है। अब प्यूरिन रिंग में देखिएगा कि यहाँ पर 2 रिंग है स्पेसिफिकली, ठीक। तो यहाँ पर O ग्रुप है, यहाँ पर NH3 ग्रुप, यहाँ पर NH3 ग्रुप एक। तो इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत आप अगर रट्टा मार सकते तो आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आता है कि 3 जो बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि GC के बीच में आपका 3 बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपका TA के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो वो जो बन रहा है वो किस लिए बन रहा है और कैसे बन रहा है वो आपको बेसिस से पता चलेगा, वो भी आप याद रखते हैं। नहीं तो याद रखिएगा बैकबोन जो होता है राइबोस शुगर होता है और फॉस्फेट होता है, और जो एक्स्ट्रा जो इन साइड की तरफ स्टैकिंग इंट्रैक्शंस करते हो बेसिस करते हैं स्पेसिफिकली। और बेसिस 2 तरह का होता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। मैं जैसे आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ, हो सकता आपको ऑलरेडी पता है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वन ऑफ द मेजर जो पार्ट आता है स्पेसिफिकली CUCT या कोई भी एग्जाम में जल्दी जाइए, वो हो गया चारगफ रूल। चारगफ रूल क्या होता है? चारगफ रूल आपको क्या बताता है कि एनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर हो तो नंबर ऑफ द गुआनिन इक्वल टू नंबर ऑफ द साइटोसिन, इक्वल टू उधर भी होगा नंबर ऑफ द एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ द थायमिन, एंड दैट इज इक्वल टू ईच अदर, एंड दैट इज A/T इज इक्वल टू G/C इज इक्वल 1, एंड रेशियो विल बी 1, A+G इज इक्वल टू C+D इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये चारगफ रूल है, और इसके ऊपर आपको बहुत सारे मैथमेटिक क्वेश्चन आएगा। ये मत सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा। कभी कभी आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ द एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ गुआनिन इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाट। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको नंबर ऑफ जैसे एडेनिन दे देगा, आप बोलेगा कि थायमिन का निकालो, तो आपको सेम क्या करेगा A+G+T+GC तो इक्वल टू आपका यहाँ पर आ नहीं रहा, मैं दिखा रहा हूँ आपको एक चीज़, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखिएगा। देखिए सपोज A+G+C+T, ठीक, इक्वल टू 100% याद रखिएगा। आपको क्या करेगा, A का कंसेंट से दे दिया, सपोज 20% A रह रहा है, तो कैसे आप निकालिएगा? आपको पूछ ले थायमिन कितना होगा, या आपको पूछ ले गुआनिन कितना होगा, तो गुआनिन सिंपली निकाल सकते कैसे? ये कोई वहाँ पर चारगफ रूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ द गुआनिन इज नंबर ऑफ द वहाँ पर साइटोसिन है, नंबर ऑफ द एडेनिन नंबर ऑफ थायमिन। तो क्या करना है, A और T को प्लस करना है और G+C को करना है 100 रखिएगा। आपको पता है कि A का नंबर दे दिया तो वो 2A कर दीजिए इज इक्वल टू प्लस यहाँ पर G के जगह क्या निकालने बोला, G बोला है, तो 2G कर दीजिए, यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन चला गया, इज इक्वल टू 100% है, ठीक। A+G इज इक्वल टू 100 डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो A+G इज इक्वल टू 50, ठीक। अगर आपको A का दे दिया है 20 प्लस G इज इक्वल टू 50, तो G का निकल जाएगा 30%। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। तो स्पेसिफिकली चारगफ रूल तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है कि किस तरह का इंट्रैक्शंस होता है डीएनए में। जैसे स्टेबलाइज होता है, 2 डबल स्टैंडर्ड है,
और हेलिकल क्यों होता है, उसके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है किस तरह का इंट्रैक्शन होता है, कैसे स्टेबलाइज रहता है। तो स्टेबलाइजेशन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शंस होता है। दो स्टैंड के बीच में कोई भी तरह का कोवैलेंट बॉन्ड नहीं रहता है, वो नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शन है। बिटवीन द टू बेसेस देयर हैव आपका हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इन बिटवीन द बेसेस देयर हैव स्टैकिंग इंट्रैक्शन, पाई पाई इंट्रैक्शंस आर देयर। तो हम लोग स्टैकिंग इंट्रैक्शंस बोलते हैं उसको। तो स्टैकिंग इंट्रैक्शन कहते होता है, जैसे यहाँ रिंग है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इधर जा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है पाई पाई बॉन्डिंग बनाता है, इस वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस में प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरह का इंट्रैक्शन जिसके द्वारा स्टैकिंग इंट्रैक्शंस क्रिएट होता है और जिसके द्वारा डबल स्टैंड जो है स्टेबलाइज रहता है। स्टेबलाइजेशन के लिए बॉन्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो सकता है। फोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबलाइजिंग एनी मॉलिक्यूल। सो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्टैटिक इंट्रैक्शन, नेगेटिव चार्ज, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल क्यों होता है, ये भी आपको पता चलेगा कि फॉस्फेट फॉस्फेट जो बॉन्ड होता है उसके कारण रिपल्ट होता है। रिपल के कारण क्या होता है कि वो फार अपार्ट होता है और हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। या आपको कोई रीज़न पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि टाइप्स ऑफ डीएनए एंड देयर प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली। तो टाइप ऑफ डीएनए मेजरली जहाँ से क्वेश्चन आता है वो हो गया बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। बी डीएनए नॉर्मल डीएनए जो होता है जिसमें हम लोग बॉडी में मेजरली पाया जाता है, वो हो गया राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है। और जो टर्न होता है अराउंड 10 बेस पेयर टर्न होता है। और आपका हेलिक्स पर बेस पेयर अगर टर्न पीच देखिएगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉम और टिल्ट 6 डिग्री के अराउंड। तो ये चीज़ पैरामीटर जो है, पैरामीटर आपको याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक। और ये लिस्ट आपको याद रखना है, कोई भी बुक में आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। देन द सुपर कॉइलिंग, दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी क्वेश्चन हम ज़्यादा आने नहीं देखा कभी भी नेगेटिव कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग के ऊपर। ज़्यादातर क्वेश्चन ये बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए के चैट से आता है। वो सीएसआर का पार्ट भी हो जाए, डीबीटी का एग्जाम हो जाए, या सीएसटी के गाइड भी का एग्जाम हो जाए, ये पार्ट से क्वेश्चन आता है। अब मैं स्विच करूँगा इधर। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं बताऊँ तो टेम्परेचर, पीएच एंड नॉन फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड यूरिया। तो टेम्परेचर का अगर बात करूँ तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा आपको पता होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड जो है वो टूटेगा, तो उसको मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। जब हाफ डीएनए डीनेचर हो जाता है, जैसे टेम्परेचर एट विच द डीएनए स्टैंड और हाफ डीनेचर्ड इज कॉल्ड दैट मेल्टिंग टेम्परेचर। जब आधा डीएनए डीनेचर हो जाएगा जिस टेम्परेचर में, उसको मेल्टिंग टेम्परेचर हम लोग बोलेंगे। और पीएच का क्या रोल है, पीएच का अगर देखिएगा तो द हाइड्रोजन बॉन्ड कैन नॉट बी ऑकर एट द पीएच मोर देन 11.3 और डीएनए जो है डीनेचर हो जाता है हाई पीएच में। हाई पीएच मतलब आपका अराउंड मोर देन 9 और 10। नॉन फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन अगर बताऊँ तो लो सॉल्ट में क्या होगा, द लो सॉल्ट द कंसंट्रेशन कैन बी डीनेचर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाय रिमूविंग द आयन दैट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्जेस ऑन द टू स्टैंडर्ड फॉर्म द ईच स्टैंड। क्या होता है, डीएनए जो नेगेटिव चार्जेस होता है फॉस्फेट में, उसको स्टेबलाइज करने के लिए काउंटर आयंस रहता है। काउंटर आयंस किस तरह का रहता है, सोडियम आयन रहता है, पोटासियम आयन रहता है। दे आर स्टेबलाइजिंग द फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज इन द डीएनए, और वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर उसको रिमूव आउट किया जाए फ्रॉम द डीएनए तो डीएनए डीनेचर हो जाएगा, स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है कि और क्या क्या फैक्टर है जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो स्पेसिफिकली आप ये चीज़ याद रखिएगा, टेम्परेचर, पीएच से क्वेश्चन बहुत आता है। और उसके बाद अगर मैं बताऊं तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए, ये आप नाम सुनेंगे, बहुत क्वेश्चन आता है हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट के ऊपर। तो रेट ऑफ द इंक्रीजिंग इन द एब्सॉर्प्शन, रेट ऑफ द डीनेचुरेशन। डीएनए जितना खुलेगा, सपोज अगर मैं ये मान लूँ ये डीएनए यहाँ अंदर बेसिस है, अंदर ग्रुप में बेसिस स्टैकिंग रहता है, स्टैक करके। अगर ये दो स्टैंड खुल के आउट हो जाता है, सपोज ऐसे ऐसे हो गया, तो बेसिस ज़्यादा एक्सपोज हो गया तो ज़्यादा यूवी जो है वो आपका एब्जॉर्ब करेगा। अगर ज़्यादा यूवी एब्जॉर्ब कर रहा है तो ज़्यादा रीडिंग देगा। तो इसको जो शिफ्टिंग हो रहा है इसको हम लोग हाइपर क्रोमेटिक शिफ्ट बोलते हैं। तो वो आप नॉर्मली अगर लैब में काम करता है पता कर सकते हैं, यूवी अगर स्पेक्ट्रोमेट्री है तो आप वहाँ से देख के आराम से हीट देकर टेम्परेचर चेंज करके देख सकते हो, शिफ्टिंग आपको दिख जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अलावा कि आपको पता होगा प्रोटीन जो है 280 नैनोमीटर में आपका एब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन डीएनए जो होता है आपका 260 में होता है यूवी लाइट में अराउंड। तो ये आपको याद रखना है। इंटरकैलेटिंग एजेंट, जैसे आपको डीएनए अगर जेल चलाए होंगे वहाँ पर आपको एटीबीआर डालते हैं हम लोग, एटीबीआर डालने के बाद चलाते हैं। एटीबीआर क्या करता है, इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है। और इंटरकैलेटिंग एजेंट क्या करता है, दो स्टैक के, सपोज ये डीएनए है, दिस इज डीएनए एंड दिस इज स्टैक, राइट। एंड एटीबीआर क्या होता है, प्लेनर कंपाउंड होता है। वो क्या करता है, उसमें पाई बॉन्ड्स रहता है, वो क्या करता है, स्टैक कर जाता है इन बिटवीन दैट। और स्टैक करने के बाद वो फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है अपना। तो उससे क्या होता है, हम लोग को दिखता है, जब हम लोग जाके लुमिनेटर में देखते हैं, यूवी लुमिनेटर में, तो हमको दिख जाता है। क्यों दिखता है, क्योंकि वो जब स्टैक करता है इन बिटवीन द टू बेसेस, जो डीफॉर्म करता है डीएनए, और जो क्विंचिंग होता था वो क्विंचिंग रुक जाता है, तो फिर वो अपना एब्सॉर्प्शन शो करता है और हम लोग को दिखता है वहाँ पर।
तो इसको क्या क्या तरह का चेंजेस बोलता है, देखो ये इसको बोलता है द बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको रेप्ट शिफ्ट बोलते हैं हम लोग। द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए आरएनए, ये बोलने का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है। और आप याद रखिएगा यहाँ पर थाइमिन रहता है इंस्टेड ऑफ आरएनए में क्या होता है, यूरासिल्स होते हैं। और यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज रहता है आपका डीएनए में, डीऑक्सी 2 पोजीशन में आपका जो है वो वाला पार्ट रहता है, H रहता है। और यहाँ पर आपका जो है आरएनए में आपका राइबोज शुगर होता है, कोई आपका वहाँ पर चेंजेस नहीं आता है। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ कि डीएनए रेप्लिकेट खुद से हो जाता है और आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए पूरा कॉम्प्लेक्स आएगा। आरएनए खुद रेप्लिकेट नहीं हो सकते, वो डीएनए से ही बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं हम लोग। और नाइट्रोजनस बेस से तो आपको ऑलरेडी मैं चार्गफ रूल से बता दिया, फंक्शन का इतना कॉम बोलने की ज़रूरत नहीं है। और डीएनए जो होता है बहुत बड़ा लंबा चेंज होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड छोटे छोटे चंक्स में होता है। आरएनए का बहुत तरह का टाइप होता है, जैसे आपको नॉन कोडिंग आरएनए, कोडिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, बहुत तरह का आरएनए होता है। डिफरेंट लोकेशंस में रहता है सेल्स के अंदर, डिफरेंट परफॉर्म करता है फंक्शंस को। और रेगुलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। अगर आरएनए का बात करो तो आरएनए में रेगुलेशंस वाला पार्ट ज़्यादा होता है। डीएनए में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करके रखता है अपने पास और समय बसत अपना एक्सप्रेशन करता है और आरएनए बनाता है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। और आरएनए मतलब आपका आरएनए प्रोटीन बनने से बीच में एक स्टेप होता है जिसको आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स में देखा जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलता है। वो होता है आपका स्पेसिफिकली आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग बहुत तरह का होता है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता है आपका, और बहुत डिफरेंट टाइप का स्प्लाइसिंग पाया जाता है। तो वो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स होता है, वो बनाता है और वो स्पेसिफिकली आपका न्यूक्लियस के अंदर रहता है। देन वो एक्सपोर्ट होता है न्यूक्लियोफोर से बाहर साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद जैसे अगर ये सेल मानूँ, ये न्यूक्लियस मानूँ, आरएनए यहाँ बना, यहाँ बाहर गया, यहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर प्री एमआरएनए होता है, यहाँ पर जाके एमआरएनए होता है। एमआरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है और ट्रांसलेशन शुरू करके प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन निर्धारित करता है क्या फंक्शन है ना, बाहर जाना है कि अंदर जाना है, उसके ऊपर निर्धारित होता है। इट्स हर चॉइस ना। तो यही इतना तक ही न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट को मुझे पढ़ाना था। उसके बाद मैं सेंट्रल डॉग्मा पढ़ाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आएगा, और न्यूक्लिक एसिड से इतने ही क्वेश्चन पूछने वाला है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सीरीज़ में स्टार्ट किया हूँ, आप लोग देखिए अच्छे से, और मेजॉरिटी क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। और मैं ऐसे ही जितना भी एग्जाम दिया हूँ, DU का हो, PHU का हो, बायोकेमिस्ट्री हो जाए, जूलॉजी हो जाए, JNU का एग्जाम हो जाए, CSIR नेट, DBT, ICMR, कोई भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको अच्छे से रट्टा मार लीजिए। ये अगर सोचिएगा नहीं रट्टा नहीं मारेंगे हम तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो कॉन्सेप्ट चाहिए, यही सब नहीं होता है। फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों को याद रखना पड़ता है, तभी एग्जाम में अच्छा नंबर आता है और क्लियर होता है। आपको एग्जाम से मतलब है, ईगो नहीं लेना है, ठीक। तो चलिए, कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम, हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।